हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया एफपीओ का जिस एफपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था। और गाइस, ये वन ऑफ द सेकंड बिगेस्ट आईपीओ है जो कि लास्ट 5 ईयर्स में लेकर आई है। इसका जीएम हम लोग लाइव सब्सक्रिप्शन जानेंगे, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं, एफपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये जो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। और देखिए, आईपीओ जो है 18 अप्रैल कल के दिन ओपन हुआ था और 22 अप्रैल मंडे के दिन क्लोज किया जाएगा। 18,000 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 1636.36 करोड़ शेयर्स का फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 23 अप्रैल का, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा और डेट रखा गया 25 अप्रैल का। 10 to 11 रुपीज़ पर शेयर की अपर प्राइस बैंड है और 1298 शेयर्स की लॉट साइज है। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। और अगर हम बात करेंगे गाइस प्रोमोटर होल्डिंग का, प्री इशू 48.75% का, पोस्ट इशू 36.87% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी 5400 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। देखिए, क्यूआईबी से 0.67 टाइम्स का अंडर सब्सक्रिप्शन है। रिटेल एचएनआई से 0.31 टाइम्स का, रिटेल में कोई खास सब्सक्राइब नहीं, 0.07 टाइम्स का है। टोटल 0.29 टाइम की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। 1/3 सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, एवरेज सब्सक्रिप्शन है। जीएमपी कंपनी का 1.15 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 12.55 रुपीज़ की लिस्टिंग होने के चांस है। 14% की लिस्टिंग मिल सकती है, जो कि 14 to 15% के आसपास लिस्टिंग मिल रही है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो मार्च 1995 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। और ये वन ऑफ द थर्ड बिग लार्जेस्ट कंपनी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के बाद। कंपनी जो है वॉइस डेटा वैल्यू एडेड सर्विसेज 2G 3G 4G टेक्नोलॉजीज में जो है प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी जो है 5G सर्विसेज नहीं दे रही है, मतलब कि भारती और जियो जो है ये दोनों 5G सर्विस दे रही है, लेकिन ये कंपनी भी सर्विस नहीं दे रहा है। और इसमें अगर बात करेंगे तो सर्विसेज दे रही है, इसमें शॉर्ट मैसेजिंग है, डिजिटल सर्विसेज एंटरप्राइज और कंज्यूमर्स के लिए प्रोवाइड करता है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग, अब जो डेटा बात करेंगे हम लोग 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग की बात करेंगे, जो कि 233 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुका है। और लगभग इसका सब्सक्राइबर मार्केट शेयर की बात करें 19.3% का मार्केट शेयर है। और इसके नेटवर्क में अराउंड 401 बिलियन वॉइस मिनट्स और 6004 बिलियन MB ऑफ डेटा जो है कैरी कर चुका है। और वोडाफोन जो है ये मतलब कि मोबाइल एंड फिक्स सर्विसेज जो है ऑफर करती है लगभग 300 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स को, जो कि 17 कंट्रीज़ को कवर कर रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोलैबोरेशन भी कर चुका है अलग नेटवर्क के साथ 45 अदर कंट्रीज़ में, और जो कि प्लेटफॉर्म के साथ वर्ल्ड के लेवल पर। और कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड के अंडर ऑपरेट कर रहा है और 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है वोडाफोन और आइडिया से। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 31 ये डेटा के अकॉर्डिंग ही 1,83,400 टावर लोकेशंस है इसकी कंपनी के पास, इंडिया में ऑपरेट कर रही है, जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है 4,38,900 यूनिट्स का, जो कि लगभग 1 बिलियन पीपल को जो है लगभग कवर कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और ये मर्जर हुआ था 4G पॉपुलेशन कवरेज को इंक्रीज करने के लिए कंपनी मर्जर किया था वोडाफोन और आइडिया के बीच में, जिससे 1.1 बिलियन से जो है 1 बिलियन तक जो है मतलब कि कंपनी जो है मर्ज किया है। और अगर हम देखेंगे कंपनी जो है 2300 ब्रांडेड अर्बन स्टोर्स है इंडिया में, जो कि अराउंड सभी डिस्ट्रिक्ट्स का 95 एरियाज़ को कवर 95% ऑफ एरियाज़ को कवर कर रहा है, जिसमें कंपनी का खुद का और फ्रेंचाइजी ओन्ड स्टोर्स है। और कंपनी के पास अंडर इसके ऑपरेशंस में 12,598 इंडिविजुअल एम्प्लॉय काम कर रही है। फिनेंशियल कंपनी का है 21 में 42,126.4 करोड़ का रेवेन्यू है, 44,233 करोड़ का लॉस है। 22 में 38,644.9 करोड़ का रेवेन्यू, 28,245 करोड़ का लॉस है। 23 में 42,488 करोड़ का रेवेन्यू, लॉसेस है 29,301 करोड़ का। 9 मंथ्स 24 में 32,125.6 करोड़ का रेवेन्यू, 23,563 करोड़ का लॉस है। कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो 22 में रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लॉसेस रिकवर किया था, लेकिन रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट था। लेकिन 23 में वापस से लॉसेस इंक्रीज किया था, तो कह सकते हैं कि कंपनी का 21 से 23 तक जो है फिनेंशियल जो है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा किया है और निगेटिव नेट अर्निंग्स देखने को मिल रहा है गाइस। नेट अर्निंग जो है निगेटिव में देखने को मिल रहा है।
9 मंथ्स में वापस से कंपनी थोड़ा सा रिकवर किया लॉसेस। अब मार्च क्वार्टर की जब रिजल्ट आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कंपनी इस बार लॉसेस को थोड़ा रिकवर कर पाती है या फिर नहीं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि मार्च क्वार्टर की रिजल्ट अभी अपडेट नहीं किया गया। कुछ रिस्की पॉइंट है तो क्या है, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है, इनका सिग्निफिकेंट डेटनेस बहुत ज़्यादा है जिसके कारण कंपनी को लॉस हो रहा है, इंटेंस कंपटीशन फेस कर रही है। देखिए मार्केट में 3 ही टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम प्रोवाइडर है, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया। लेकिन फिर भी गाइस इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है, पास्ट में लॉसेस वगैरह पूरा फेस कर रही है। और महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई जैसे एरियाज में सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। और इसके मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो है इंडिया में अगर मार्केट शेयर में थोड़ा सा गिरावट आती है तो कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन में इक्विपमेंट का परचेज करना चाहती है, जिसमें कंपनी नई 4G साइट्स का सेटअप करना चाह रही है और एग्जिस्टिंग 4G साइट्स और नई 4G साइट्स की कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहती है। अब देखिए 5G साइट्स का सेटअप करना चाह रही है, क्योंकि अभी कंपनी 5G सर्विसेज नहीं लाई है तो इसलिए 5G साइट्स का जो सेटअप करना चाह रही है। कुछ लोन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से स्पेक्ट्रम के लिए और GST वगैरह बहुत ज़्यादा लोन है, डेफर्ड पेमेंट्स है जिसको पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें एडवांटेज हम बात करें तो जो फंड रेज कर रही है कंपनी, इससे वोडाफोन आइडिया की जो नियर टर्म जो कॉम्पिटिटिवनेस है इसके 4G पर इसके पीयर से कंपेयर करें तो कंपनी जो है इम्प्रूव कर सकता है, इसके फंड रेज से जो है इम्प्रूव हो सकती है, जो कि अराउंड 2080 करोड़ का जो है सो प्रेफरेंस, मतलब कि कंपनी जो है प्रोमोटर जो है सो इसके प्रेफरेंशियल इशू से प्रीवियस में इशू में एडिशन किया गया था और कंपनी 18,000 करोड़ का जो है FPO लेकर आई है, जिसमें कंपनी 4500 करोड़ तक का जो है फेब 2024 के एंड तक जो है मतलब कि बैंक डेट को जो है डिक्रीज करेगी, 4500 करोड़ तक का बैंक डिक्रीज करेगी और लगभग 70% ऑफ FPO जो फंड रेज कर रहा है वोडाफोन आइडिया से, इससे 4G कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगा, 4G कवरेज को एक्सपैंड करेगी, 5G को रोल आउट करेगा। और इसलिए गाइज ब्रोकरेज का मानना है, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक जो है ब्रोकरेज है कोटक बैंक, इनका मानना है कि कंपनी जितना ज़्यादा 4G कवरेज आएगा उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इसके शॉर्ट टर्म 4G मार्केट जो शेयर लॉस हो रहा है उसको कवर करने में, होल्ड करने में। और सेकंड पॉइंट है गाइस कि वोडाफोन आइडिया जो है ये मार्केट शेयर को वापस से बैक गेन करेगा, जो पहले था आज से लगभग 5 से 10 साल पहले जो पोजीशन था मार्केट वोडाफोन आइडिया का, वो वापस से जो है गेन करेगा इस फंड FPO से जो फंड रेज करी इसका यूटिलाइज करके, जो कि लार्जर पीयर देखने को मिला। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जो है जो लार्ज डाइल्यूशन है, पोटेंशियल लार्ज डाइल्यूशन, इसके इक्विटी कन्वर्जन को भी जो है सो माइनॉरिटी के लिए अपसाइड लिमिट को जो है सो अपसाइड किया जाएगा, लिमिट को अपसाइड करने की कोशिश रहेगी, जो कि कह सकते हैं 20 मतलब कि सेकेंड हाफ 26 में मतलब कि 26 के फिनेंशियल में फर्स्ट हाफ तक जो है कंपनी जो है 2.1 ट्रिलियन तक जो है सो मतलब कि करने के चांसेस है, ओज है। और 29,100 करोड़ का जो सेकेंड हाफ 26 तक जो है सो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रीपेमेंट किया जाएगा। और 27 से 31 फिनेंशियल तक 43,000 करोड़ तक का जो है सो डेट को पे करेगा, जिससे कंपनी का जो है सो फंड रेजिंग के एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन हो सकता है। मतलब एक तरह से समझिए गाइस कि कंपनी जो है ये मतलब कि एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा मतलब कि स्टेप लिया गया है कंपनी की ओर से। वहीं अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में, लेकिन परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला। दो अलग जो अदर कंपनीज है इसके कॉम्पिटिटर जैसे जियो और भारती एयरटेल, इनके कंपैरिजन में करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। लेकिन कंपनी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, प्रॉफिट की ओर बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और इसलिए गाइज कंपनी इस ऑफर जो है ये यूज़र फ्रेंडली ऑफर जो लेकर आई है, इससे मतलब कि गेन मिलने के चांसेस थोड़ा सा बनते हैं। लेकिन फिनेंशियल परफॉर्मेंस में नेगेटिव देखने को मिला, नेगेटिव नेट अर्निंग्स देखने को मिल रहा। सेकेंड मेगा इशू ऑफर है लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि कंसर्न रेट का जो सो पॉइंट रेज करने वाली बात है, कंसर्न रेज करने वाली बात है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में ये सेकेंड वन ऑफ द मेगा इशू ऑफर है 18,000 करोड़ का। और यहाँ पे बिग इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, फंड हाउसेस का और हेल्पिंग हैंड जो मिल रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो
हेल्प वगैरह मिल रहा है, तो इसके वजह से कंपनी जो आने वाले टाइम में वापस अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे आ सकता है, ट्रैक पर आ सकती है। और एक तरह से समझिए कि लॉन्ग टर्म बेट आई है, तो इसलिए अगर आप इसको मीडियम लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो अभी मैं कहूँगा कि आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 5 साल 10 साल के आप होल्ड करना चाहते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द अभी सबसे लोवेस्ट प्राइस पे इसके शेयर आ चुके हैं, लोवेस्ट लेवल पर इसके शेयर आ चुका है। और इसलिए गाइज लिस्टिंग होने के बाद आप इसको जो है एवरेज भी कर सकते हैं, मतलब लिस्टिंग जब होगी उसके बाद आप इसमें एवरेज वगैरह भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।